हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और ये है वीडियो नंबर 3 फॉर द रीजनिंग ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो में मैंने सारे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड एनसीईआरटी, इंटेक्स, एक्सरसाइज एज वेल एज जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं वो और जो पूछे जा सकते हैं वो सारी रीजनिंग को कवर किया हुआ है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू to watch the entire video, and if you like this video, hit the like button and please subscribe to my channel. So let's get started बेटा। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। याद रखें, सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, नंबर 2 पे होती है अल्कोहल, तीसरे नंबर पे आता है आपका एल्डिहाइड, फिर आता है आपका कीटोन एंड देन आता है आपका ईथर, और लास्ट में जाके आता है आपका हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें अल्कोहल में होगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर एल्डिहाइड में, फिर ईथर एंड फिर एल्केन में। दूसरा क्वेश्चन है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड एल्केन। तो देखिए बेटा, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है इट लीड टू द डायमर फॉर्मेशन। डायमर का मतलब होता है मॉलिक्यूल का डबल हो जाना, ठीक है। डाई मतलब 2, मर मतलब यूनिट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद अल्कोहल का होगा, फिर एल्डिहाइड एंड देन हाइड्रोकार्बन। ओके, नाउ इसके बाद आपसे अगला पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल टू कंपाउंड टू देयर रिएक्टिविटी विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए, वो इंक्रीजिंग करे, डिक्रीजिंग करे, किसी में भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पर डिक्रीजिंग में आपके सामने रख के दिखा रहा हूँ। देखिए, वो पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या सबसे पहले किस में होगा। देखिए, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो बेटा वो दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, नंबर 2 स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन नंबर ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। नंबर 2, जितने कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में तो बहुत ही लेट होगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्टी होता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन ग्रुप कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक ही एल्काइल ग्रुप होता है या कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होता। तो ये तो क्लियर है कि एल्डिहाइड का कीटोन से तो ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं अगर 2 एल्डिहाइड हैं उसमें किसका ज़्यादा होगा, तो आपने देखना है कार्बन नंबर किसके ज़्यादा है। जिसके कार्बन नंबर कम होंगे उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा, जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें लेट होगा। सिमिलरली अगर कीटोन आपके पास 2 हैं उसमें भी आपने देखना है कार्बन के साथ कितने कार्बन नंबर ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो ऑब्वियस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कम होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉल। देखिए, इसमें भी क्लियर है कि जो कीटोन ग्रुप होगा उसमें तो लेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस तीनों में ही न्यूक्लियोफाइल आराम से ऐड हो जाता है, आराम से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है घटा रहा है। देखिए, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज चलूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन होता ही है, यहाँ भी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। इसमें तो खैर न्यूक्लियोफाइल बहुत लेट ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव अटैक करेगा। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि जो बेंजल्डिहाइड है उसमें रेजोनेंस -R इफेक्ट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई यहाँ पर, यहाँ भी कम होता है, यहाँ भी कम होता है। लेकिन इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कम होगा वो इसमें होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, यानी कि यहाँ पर आराम से कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है। यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं ये स्टेरिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। सो द ऑर्डर मस्ट भी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले करेगा इस पे, उसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे एंड देन इस पे, ठीक है। सो पैरानाइट्रोटोल्डिहाइड 1, बेंजल्डिहाइड 2, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड 3 एंड देन एसिडोफिनॉल। अब बात करते हैं इसकी कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी पर। कार्बोक्सिलिक आयन कब स्टेबल होगा, जब कभी भी उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जैसे देखो, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है जो प्लस साइफाइड ग्रुप है, यहाँ F आ गया -साइफाइड ग्रुप है। तो ये फ्लोरो एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एसिटिक एसिड से।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोरोएसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड। देखिए दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी है, एफ़ की ज़्यादा है, ठीक है, एफ़ की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू इसके, यानी फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड दैन क्लोरोएसिटिक एसिड। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर दोनों में ही आपके पास एफ आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो आप देखेंगे आप पोजीशन जितना नियर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ध्यान दो, जितना नियर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जितना नियर में कार्बन में होता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता रहता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो प्लस हो या माइनस हो वो डिमिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरे कार्बन पर है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होगी। अगेन यहाँ पर सेम केस, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म, साइनोहाइड्रिन क्या आता है। देखिए किसी भी कार्बन में जब OH और CN दोनों ग्रुप आते हैं तो हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये कब बनता है, जब किसी भी कार्बन ग्रुप को आप HCN से रिएक्ट करते हैं। एसिटल, देखिए जैम डाई एल्कोक्सी ग्रुप को हम एसिटल कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड या मिथेनल, किसी भी, बस वो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। अगर आप अल्कोहल से रिएक्ट करते हो 2 मोल से तो ये वाटर को रिमूव कर देता है और ये बन जाता है आपका एसिटल। ओके, ध्यान दें, अगर एक अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटल बनाता। सेमी कार्बेजोन, किसी भी कार्बन ग्रुप को जब आप सेमी कार्बेजाइड से रिएक्ट करते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम सेमी कार्बेजोन कहते हैं। देखिए ये H2 ये O, वाटर निकल गया तो सेमी कार्बेजोन। एल्डोल, एल्डोल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में भी आता है, एल्डोल कंडेंसेशन। जब 2 एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं और उस दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है तब आपको एल्डोल मिलता है। बट अगर कहता है एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए इसमें क्या हो, ये अल्फा है, ये H इस O पे जाएगा, ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा तो आपको मिल गया एल्डोल। अगर यहीं से आप वाटर को रिमूव कर देते हैं तो आपको मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसे हम कोटोनल्डिहाइड भी कहते हैं। हेमी एसिटल क्या होता है, जब भी जैसे मैंने कहा कि जब किसी भी आप एल्डिहाइड को एक अल्कोहल से रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो जो भी कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। ध्यान दीजिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एक OH होता है। डाइहाइड्रिक मतलब जिसमें 2 OH होते हैं। ओके, तो देखिए एक OH से रिएक्ट किया तो ये आपको मिल गया हेमी एसिटल। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऑक्साइम, किसी भी कार्बन ग्रुप को जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करते हो तो आपको ऑक्साइम मिलता है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा बेटा। अमोनिया डेरिवेटिव की एक खास बात है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। कीटन, किसी भी कीटोन को जब आप किसी डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करते हो, चाहे वो इथाइलिन ग्लाइकोल हो या 2 मोल अल्कोहल हो, तो आपको एक कीटन मिलता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इमाइन। देखिए CN ग्रुप को हम इमाइन कहते हैं। ध्यान दो, C ट्रिपल बॉन्ड N को साइनाइड कहते हैं, लेकिन C डबल बॉन्ड N ग्रुप को हम इमाइन कहते हैं। ये कब बनता है, जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन यानी कि कार्बन ग्रुप को आप प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इमाइन मिलता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन डेरिवेटिव, देखिए बेटा ये एक टेस्ट भी है कार्बन ग्रुप का। जब आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसमें क्या होता है बेटा, ये O और ये H2 निकल गया वाटर, तो आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NNH। ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट हो रहा है, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये एक टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन ग्रुप देते हैं, बट दिस टेस्ट इज़ नॉट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपको डिस्टिंग्विश के टेस्ट के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। शिफ्ट बेस, देखो तो शिफ्ट बेस एजोमिथीन को कहा जाता है। ये कब बनता है, जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी आपके सामने मान लीजिए एल्डिहाइड है या कीटोन है और उसको आपने प्राइमरी अमीन से रिएक्ट कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास ये है प्राइमरी अमीन और मैंने इसको किससे रिएक्ट कर दिया, एल्डिहाइड से रिएक्ट कर दिया, तो वाटर निकल गया, तो इसे हम शिफ्ट बेस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट बेस कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव में जब भी आपसे कहता है तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्या बनाना है, उसने बनाना है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन और बेंजल्डिहाइड। तो बेटा पहले आप क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड निकालेंगे, ये बेंजल्डिहाइड, और उसको रिएक्ट कर देंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से, ये, और हमेशा ये निकल गया आपका वाटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे CH, यहाँ डबल बॉन्ड NH और ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं है। अब देखो साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम, ऑक्साइम कब बनता है, जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है। साइक्लोप्रोपेनॉन हमें पता ही है, ये होता है साइक्लोप्रोपेनॉन। और हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, NH2OH। क्योंकि भी मैंने डेफिनेशन बता दिया, ऑक्साइम क्या होता है, जब कोई भी कार्बन ग्रुप किसी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है। अगेन ये देखिए वाटर निकल जाएगा,
डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड डाईमिथाइल एसिटल। अब देखो एसिटल बन रहा है, एसिटल्डिहाइड, पहले आप एसिटल्डिहाइड लेंगे। देखिए क्या डाईमिथाइल एसिटल, डाईमिथाइल एसिटल मतलब डाईमिथाइल अल्कोहल। तो डाईमिथाइल अल्कोहल क्या होता है, HOCH3 एंड HOCH3। अब इसमें से वाटर आप निकाल लीजिए। तो जैसे आप वाटर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये मिल गया आपका डाईमिथाइल एसिटल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, द सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। तो पहले साइक्लोब्यूटेनॉन बनाइए, ये रहा साइक्लोब्यूटेनॉन। अब सेमी कार्बेजोन मतलब सेमी कार्बेजाइड से रिएक्ट करना, ये होता है सेमी कार्बेजाइड बेटा, ठीक है। ये देखिए AH2 और ये O, हमेशा ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस इज योर सेमी कार्बेजोन। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। तो पहले हेक्सेन थ्रियोन पकड़ते हैं, ये है हेक्सेन थ्रियोन। इसको किससे किया है, इथाइलिन कीटल, तो यानी इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करेंगे। ये होता है बेटा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C, यहाँ पर CH2 CH2 CH3, यहाँ पे आ जाएगा O CH2, ठीक है। इसे साइक्लिक कीटल भी कहते हैं क्योंकि क्लोज चेन है बेटा। अगर यहाँ पे अल्कोहल होता तो सिंपल कीटल कहलाता। मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाइए, फॉर्मल्डिहाइड होता है ये। मिथाइल हेमीएसिटल का मतलब था कि मिथेनॉल से रिएक्ट हो रहा है। तो मिथेनॉल कैसा हुआ, ये है मिथेनॉल। देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इट्स अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये H जाएगा यहाँ पर और O जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आएगा OCH3 और यहाँ पे आएगा OH। ना अगेन फिर यहाँ पर पूछा गया है कि अरेंज करिए एसियन से रिएक्ट। देखिए एसियन अगेन यहाँ पे क्या आ गया आपका, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस में रिएक्ट करेगा, देखिए यहाँ पे उसने कहा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है हमें कि सबसे पहले वो किस में रिएक्ट करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले वो किस में रिएक्ट करेगा, तो देखो बेटा ये दरअसल मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर पूरा, ठीक है। मैं इनका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। देखो CH3 CHO की अगर बात करते हो, CH3 CHO की, तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। एसीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं। मिथाइल टर्शीब्यूटाइल कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये है मिथाइल टर्शीब्यूटाइल कीटोन। और डाई टर्शीब्यूटाइल कीटोन की बात करते हैं तो वो बेटा ऐसा है। तो देखो बेटा ऑब्वियस है कि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं बहुत बड़े बड़े, यहाँ पर छोटे छोटे। तो अगर मैं ये ले रहा हूँ A, ये मैं ले रहा हूँ B, ये ले रहा हूँ C और ये ले रहा हूँ D, तो सबसे पहले एसिन किस से रिएक्ट करता है, सबसे पहले वो एल्डिहाइड में करेगा, उसके बाद वो इस कीटोन में करेगा क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन का ग्रुप है। यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्राइक हिंडनेस भी ज़्यादा होगा। कार्बन नंबर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज़्यादा, स्ट्राइक हिंडनेस भी ज़्यादा, तो यहाँ पर बहुत लेट रिएक्ट करेगा। और उसके बाद ऑब्वियसली डी में। रीज़न इज़ मोर कार्बन, मोर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मोर स्ट्राइक हिंडनेस एंड लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ इसने कि इसमें से किससे रिएक्ट करेगा। देखो सारी बात आ जाती है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर Br दूसरे पर है, यहाँ पर Br तीसरे पर है, और यहाँ तो कहीं पे Br है ही नहीं। तो ऑब्वियस है जहाँ पर Br होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और नियर होना चाहिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि Br यहाँ पर नियरेस्ट कार्बोक्सिलिक है। यहाँ Br तीसरे कार्बन पर है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर। तो जितना दूर होगा Br माइनस इफेक्ट उतना वीक होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, फिर ये होगा। बट अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ गया। एल्काइल ग्रुप एसिडिक को डिक्रीज करता है। यहाँ पे अल्काइल 1 है, यहाँ पे अल्काइल 2 हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ये बेटा 2 ब्रोमो ब्यूटेनिक एसिड, फिर 3 ब्रोमो ब्यूटेनिक एसिड, उसके बाद फिर ब्यूटेनिक एसिड एंड देन आपका 3 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो ये इसका क्या रहेगा, पूरा ऑर्डर रहेगा। नाउ अब बात करते हैं, जैसे आपको दे दिया बेंजोइक एसिड 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि बेंजोइक एसिड एसिड है क्योंकि H+ देगा। H+ देने के बाद वो कितना स्टेबल है, उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, जब उसके साथ
वही रेजोनेंस हो जाए, और रेजोनेंस के साथ साथ कोई ऐसा ग्रुप हो जो माइनस आई हो। तो देखिए बेटा ये तो प्लस आई फैट ग्रुप है, यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर 2 माइनस आई हैं, है ना। तो ऑब्वियस सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो आ जाएगा वो हो जाएगा, जैसे अगर मैं ले रहा हूँ इसको ए, इसको ले रहा हूँ बी, इसको ले रहा हूँ सी, इसको ले रहा हूँ डी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे क्या आएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है जो माइनस आई फैट ग्रुप है। उसके बाद आएगा सी, 1 NO2 ग्रुप, उसके बाद आएगा बी, और फिर आएगा आपका ए। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये मिथाइल जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा बेटा, ठीक है, जिसकी वजह से H+ का रिलीज होना मुश्किल हो जाता है और कार्बोक्सिलाइड डिस्टेबलाइज हो जाता है। ओके, तो ये कुछ ऑर्डर वाइज क्वेश्चन थे जो आपके NCERT के ही हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आते हैं कुछ रीजनिंग पे। जैसे आपसे कहा साइक्लोहेक्सेनॉन, जो साइक्लोहेक्सेनॉन है दैट फॉर्म साइनाइड इन गुड यील्ड, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। वो क्या था, साइक्लोहेक्सेन को जब HCN से रिएक्ट करते हैं तो आपको साइनाइड मिलता है, साइनोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन गुड यील्ड में मिलता है। लेकिन आप 2 to 6 टाइम था साइक्लोहेक्सेन से रिएक्ट करते हैं तो गुड यील्ड नहीं मिलता। क्यों? देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 बातों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 स्टेरिक फैक्टर, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और दोनों ही फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कार्बन के साथ कितने कार्बन ग्रुप अटैच है, यानी कितने मिथाइल इथाइल ग्रुप अटैच है। अगर आप देखो तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये 3 एल्काइल ग्रुप ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस देंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। देख रहे हैं एरो दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पर नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक ही नहीं कर पाएगा। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ईजिली अटैक कर पाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट। सो द प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ओके, डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन। ओके, नेक्स्ट है देयर आर 2 NH2 ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 NH2 ग्रुप में से सिर्फ एक NH2 क्यों टेक पार्ट करता है? देखिए इसका रीज़न ये है कि 2 NH2 में से एक NH2 ग्रुप रेजोनेंस में चला जाता है तो प्लस चार्ज हो जाता है। और याद रखें जो सेमी कार्बोजाइड की रिएक्शन होती है कार्बन ग्रुप के साथ, वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो इन 2 NH2 में से सिर्फ एक NH2 ही है जिसका लोन पर अवेलेबल होगा, इसका ये देखिए इसका अवेलेबल होगा, तो एक ही NH2 ग्रुप रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो रीज़न क्या है कि रेजोनेंस की वजह से एक NH2 नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन जब हम एस्टर करते हैं तो हमें ये एडवाइस किया जाता है कि या तो एस्टर या वाटर कुछ ना कुछ रिमूव कर दो। देखो बेटा, जो एस्टर की रिएक्शन होती है ना वो कुछ ऐसे होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या बनाता है बेटा, आपका एस्टर, और वाटर निकल जाता है। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर आपने वाटर या एस्टर नहीं निकाला तो दोबारा रिवर्स बैक हो जाएगा। तो इसलिए या तो वाटर को निकालो या एस्टर को निकालो, ठीक है। दोनों में से किसी को निकालो तो फॉरवर्ड में चल जाएगा, क्योंकि लॉ शॉर्टेज प्रिंसिपल के हिसाब से अगर राइट प्रोडक्ट साइड में कोई चीज़ कम होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागती है। ओके, नेक्स्ट है अल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज़ मैनी मोर नंबर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलाइड आयन, कार्बोक्सिलाइड स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनॉल। देखिए दोनों में से H+ जाएगा, फिनॉल में से H+ जाएगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, कार्बोक्सिलाइड में से H+ जाएगा तो कार्बोक्सिलाइड आयन बनेगा। अब देखो इन दोनों में किसका रेजोनेंस ज़्यादा है, ऑब्वियस है फिनॉल का ज़्यादा है, फिनॉक्साइड का ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन बेटा देखो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज इज़ ऑन कार्बन एटम विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इज़ ऑन ऑक्सीजन एटम विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी गिवन बाय स्लैटर एंड हिटलर, जब जितना लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज होगा उतना रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब जैसा एटम का नेचर है वैसे अगर उस पर चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन का नेचर क्या है, नेगेटिव, उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन का नेचर क्या है, पॉजिटिव, उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो थोड़ा सा अनस्टेबल है। सेकेंड, यहाँ पर नेगेटिव 2 ऑक्सीजन पर आ रहा है इक्वली, यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ 1 ऑक्सीजन पर आ रहा है। सो देयर इज मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इन कार्बोक्सिलेट आयन देन फिनॉक्साइड आयन, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल। बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रिडर कार्बोरेशन, ऐसा इसलिए होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप ना -R इफेक्ट शो करता है। -R इफेक्ट हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इस वजह से वो फ्रिडर कार्बोरेशन शो नहीं करते। फ्रिडर कार्ब वही शो करेंगे जो +R इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है बेंजोइक लेस रिएक्टिव, ऐसा इसलिए होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड प्रोपेनॉल से लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस हो जाता है, तो रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। पोलैरिटी का होता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अगर ये पोलैरिटी कम हो जाती है तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी ऐड नहीं हो पाएगा। दूसरा,
फिनाइल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जो स्टैक हिंड्रेंस देता है एज़ कम्पेयर टू इस एल्काइल ग्रुप के। जैसे मैंने आपको बताया जितने कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे कार्बन ग्रुप के साथ उसका हिंड्रेंस पावर भी उतना ज़्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद कार्बोनिक कंपाउंड पीएच मस्ट बी कंट्रोल। देखो बेटा, पीएच इसलिए कंट्रोल करना चाहिए अगर मान लो जैसे ये मेरे पास एक कार्बोनिक ग्रुप है, ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पर पीएच जो है बहुत 7 से कम रखा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर H+ आ जाएगा, यानी एसिडिक मीडिया हो गया, ठीक है, एसिडिक मीडिया हो गया। अब अगर मान लो पीएच मैंने बहुत कम रखा है, तो जो अमोनिया डेरिवेटिव है मान लेते हैं NH2OH है, तो ये इस H+ को ले लेगा और बनाएगा NH3+OH। इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस हो रही है। ओके, तो बेटा जब कभी अगर पीएच बहुत कम हुआ, 7 से कम हुआ, तो ये जो H+ है वो इस अमोनिया डेरिवेटिव को प्रोटोनेट कर देगा एंड इट विल नो लॉन्गर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बट अगर मान लो पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो OH- आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट नहीं करेगा OH- से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, OH- से रिएक्ट कर जाएगा, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट नहीं करेगा OH- से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे पीएच नॉर्मल रखना चाहिए, 4 to 6.2 तक के बीच में हमें इसका पीएच रखना पड़ता है। नेक्स्ट है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार बोर्ड में आने के इसके फुल चांसेस हैं। वो ये कह रहा है कि बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्यों यूज़फुल है, देखिए वो इसलिए यूज़फुल है क्योंकि एक बार जब बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये होता है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, आपने क्या NaHSO3, ठीक है, तो ये बनाएगा SO3Na और OH, दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब होता क्या है, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, बाइसल्फाइड से सोडियम बाइसल्फाइड से बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ये दोबारा उससे रिएक्ट करते हैं एसिड से और दोबारा क्या दे देते हैं आपको, रिवर्स बैक दे देते हैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। मतलब अगर आपको पता करना है कि जो गिवन कीटोन है, गिवन एल्डिहाइड है, वो प्योर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट से रिएक्ट करेंगे और एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और इसको दोबारा अगर आप एसिड से रिएक्ट करते हैं, दोबारा किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं शायद HCl से, एसिडिक एसिड से, तो दोबारा आपको क्या दे देगा, एल्डिहाइड या कीटोन दे देगा। सो ये एक टेस्ट है ताकि पता करना कि हाँ भी आपके पास जो एल्डिहाइड है वो प्योर है या नहीं है, प्लस उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि ये क्या बाइसल्फाइड क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन ग्रुप से रिएक्ट करता है और उसकी किसी इम्प्योरिटी, अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी होगी उससे वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इसमें इम्प्योरिटी आ गई कुछ तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन ग्रुप से रिएक्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि जब ड्राई HCl इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और कीटल। हम हमेशा जब भी रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये है और मैंने यहाँ पे किया HOCH3, ठीक है, और मैंने HOCH3 किया और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, OCH3 और OH, क्योंकि क्या होता है, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव जाएगा प्लस के पास, प्लस जाएगा नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस। इसका काम क्या है, देखो बेटा होता क्या है, जब आप ड्राई HCl गैस करते हो, कभी भी आप रिएक्ट करते हो, तो उसका सिंपल काम होता है इस प्लस चार्ज को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना। कैसे इंक्रीज़ कर देना ये भी समझ लो। देखो बेटा, जब कभी भी कोई भी कंपाउंड आता है, कोई भी कंपाउंड आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले HCl इसको प्रोटोनेट करेगा, यानी वो क्या करेगा, इस O नेगेटिव के साथ H+ अटैक करेगा, ठीक है। ये H+ जो HCl का H है वो इस O के साथ रिएक्ट करेगा और इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। न्यूट्रल बनाने की वजह से यहाँ पर C पर प्लस चार्ज की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट चुका होता है। ध्यान दो, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जा चुका होता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी जहाँ पार्शियल पॉजिटिव है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। जब पॉजिटिव बढ़ जाएगी तो जो आने वाला ये न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, वो आराम से जल्दी अटैक कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर C पर मान लो +1 है और एक C पर मान लो +10 है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, +10 पर जाएगा। तो +10 पर इसलिए जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे जाता है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। न्यूक्लियोफाइल यानी जो फाइल होता है वो साइड पर अटैक करता है, कि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक साइड पर अटैक करेगा। ओके, तो इसका काम क्या होता है, सिंपल काम होता है कि इस प्लस चार्ज को और इंक्रीज़ कर देना, इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को और बढ़ा देना, ताकि न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कीटल एंड एसिटल इज यूज टू प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। देखिए ये सिंपल सा इसलिए है क्योंकि होता क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं
ठीक है, वो एसिड कीटल बनाते हैं, एसिडल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी जो उनकी रिएक्टिविटी होगी, डायरेक्ट रिएक्टिविटी होगी, वो नहीं हो पाएगी। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक कीटोन लिया और मैंने इसको क्या किया, कीटल बना दिया। ये HOCH3 HOCH3, ठीक है, ये बन गया, वाटर बन गया, और ये बन गया आपका, मान लेते हैं कीटल, ठीक है, यहाँ पे मैं R लेके चल रहा हूँ। ओके, ये बन गया आपका क्या, कीटल। अब सवाल ये कह रहा है कि ये कीटल बन गया, इससे प्रोटेक्ट कैसे हो गया? क्योंकि आपने मान लो पहले अल्कोहल से रिएक्ट किया, तो देखो यहाँ पर जो CO बॉन्ड है वो वाटर बन के निकल गया और ये इसके साथ अटैच हो गए। अब अगर हम दोबारा इस पर वाटर डालेंगे, ठीक है, दोबारा हम इसमें क्या करने डालेंगे, वाटर डालेंगे, या वाटर के साथ कोई भी एसिड डालेंगे, से HCl, ठीक है, से HCl, मैंने इसके साथ क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर के साथ मैंने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, यानी डाइल्यूट एसिड डाल दिया। तो दोबारा से क्या होगा, जब मैं यहाँ पे डालूँगा, ठीक है, तो ये O, ये H और ये H, ये दोबारा निकल जाएगा अल्कोहल, मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। यानी कि इसका जस्ट काम ये होता है, अगर आपने किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है किसी भी रिएक्शन में, तो पहले हम उसको बनाते हैं कीटल, उसके बाद हम उसका रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद दोबारा उस कीटल में वाटर डालेंगे, तो दोबारा हमें उससे वही कीटोन मिल जाएगा। So the main importance to make ketal acetal is to protect the carbonyl group, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना, वो कार्बोनिल ग्रुप डिस्ट्रॉय ना हो, वो कार्बोनिल ग्रुप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, दोबारा से हमें वो कार्बोनिल ग्रुप मिल जाए। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर मान लेते हैं मैंने रिडक्शन कर दिया, बेटा मैंने रिडक्शन कर दिया, अब रिडक्शन करने के बाद मुझे अल्कोहल मिल गया, वो फर्दर ऑक्साइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में, दोबारा से उसको कीटोन बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मैं कीटल बना दिया या एसिटल बना दिया, उसके बाद मैंने रिएक्शन कर दिया और फिर मैंने वाटर बनाया, वाटर से रिएक्ट किया, तो मुझे कीटल 2 मिनट में मिल जाएगा, दोबारा से मुझे एसीटोन या कार्बोनिल ग्रुप दोबारा से मुझे मिल जाएगा। सो दीज आर सम रीजनिंग विच बिलोंग टू योर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep practicing beta, and all the best for your coming exam. Thank you.